अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हुक्काम के पास साबिक वज़ीर आज़म को गैर मुअय्यना मुद्दत तक कैद रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। इमरान खान को 4 मुख्तलिफ केसेस में अदालत ने सजाएं सुना रखी हैं। 3 मुकदमात में इमरान खान और उनके साथी मुलजिमों को या तो बरी कर दिया गया है या उनकी सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। अब सिर्फ एक केस है जिसमें इमरान खान की सजा उनकी जेल से रिहाई में बड़ी रुकावट बनी हुई है। पीटीआई को अदलिया की तरफ से उम्मीद है कि जल्द बानी पीटीआई को मुकम्मल रिलीफ मिल जाएगा, मगर जराए के मुताबिक इंतजामी सतह पर इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि बानी पीटीआई जेल में ही रहें। उधर तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़े एक्स पैगाम के बाद सोशल मीडिया से मुताल्लिक पार्टी पॉलिसी बनाने का फैसला कर लिया है, जिसकी मंजूरी बानी पीटीआई से ली जाएगी। पार्टी और मरकजी क़यादत के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। पीटीआई की सोशल मीडिया मुहिम बहुत से तनाज़ात का शिकार चली आ रही है, खास तौर पर पीटीआई के ऐसे हामी व्लॉगर्स जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। अपने व्लॉग्स और एक्स के जरिए पाकिस्तान, फौज, इंटेलिजेंस इदारों, अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस के आला ओहदेदारों के खिलाफ इंतहाई झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। खास तौर पर अभी हाल ही में खुद बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से 1971 को लेकर इंतहाई मुतनाज़े वीडियो अपलोड की गई। अगरचे पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन समेत पीटीआई के कई रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ये वीडियो खुद बानी पीटीआई ने भी नहीं देखी। ये वीडियो कहाँ से अपलोड हो रही है और कौन ट्वीट्स कर रहा है? यकीनन रऊफ हसन बहुत अहम सवाल पूछ रहे हैं, मगर ये सवाल पूछने में रऊफ हसन ने बहुत देर कर दी, क्योंकि बानी पीटीआई आज जिस सूरत हाल से दो चार हैं, इसमें एक तरफ उन सियासतदानों का भी किरदार है तो दूसरी तरफ अप्रैल 2022 से शुरू की गई डिजिटल दहशतगर्दी का भी बड़ा हाथ है। फेक न्यूज़, झूठे प्रोपेगेंडे और मुल्क दुश्मन बयानिए से पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ ही मजबूत नहीं किए जा रहे, बल्कि खुद बानी पीटीआई के लिए भी बड़ी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अप्रैल 2022 से लेकर अब तक पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जो जहरीला मवाद पोस्ट किया जा रहा है, क्या इसे दरपर्दा खुद बानी पीटीआई की सपोर्ट भी हासिल होती है या नहीं? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई खुद अपने साथ क्या करना चाह रही है और क्या वक्त है कि अब भी संभल जाएं या वक्त गुजर गया? पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद, मुशर्रफ जैदी और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग का फैसला। अप्रैल 2022 से ताहाल फेक न्यूज़ और गद्दारी पर मबनी डिजिटल दहशतगर्दी। क्या पीटीआई ने मामले की नज़ाकत को समझने में देर कर दी? इफ्तिखार साहब वो कह रहे हैं कि अब उनको ज़रूरत है कंसोलिडेटेड सोशल मीडिया पॉलिसी की, क्योंकि जिस तरीके का पॉइजनस मैंडेट कहा जाए या बयानियाँ लाए हैं वो खुद जमात के हक में नहीं। क्या समझ गए हैं या वक्त गुजर गया है? ना समझे हैं, ना समझेंगे, ना वक्त गुजर गया है। ये उनका एक और बयानिया है, ये उनकी एक और कहानी है, ये उनका एक और डिफेंस है कि हमें तो पता नहीं लगा ये कौन लोग थे जो हमारे हवाले से ऐसी ऐसी बातें करते रहे, हमारा तो इनसे ताल्लुक़ ही नहीं था। ये है वो कहानी अब जो नई शुरू होने वाली है। पाकिस्तान में जो नुकसान इस डिजिटल दहशतगर्दी ने फैलाया है, इससे ज़्यादा नुकसान कभी भी किसी सियासी जमात ने दूसरी सियासी जमात को नहीं पहुंचाया। पूरी नस्ल की नस्ल तबाह कर दी है। और अब इनको ख्याल आया है, अब ये शक पैदा करना चाह रहे हैं कि नहीं जनाब, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। कितने सालों के बाद ख्याल आया? 2 साल के बाद। इस 2 साल में पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। और आज भी साबिक सदर अलवी क्या नहीं फरमा रहे हैं। जो बात उनके कहने को नहीं है वो भी कह रहे हैं। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि अगर मैं बतौर पाकिस्तानी सबूत मांगूं तो उनके पास सबूत नहीं है। यही डिजिटल दहशतगर्दी थी कि आप बात तो करें लेकिन आपके पास सबूत ना हो। आपने कहानियां फैलाई
कैद तन्हाई में रखा गया है, बात नहीं करने दी जा रही, मिलने नहीं दिया जा रहा, रोशनी नहीं पहुंच रही, मीटिंग्स होती रहीं, पार्टी के टिकटों के फैसले होते रहे, अदालतों ने आपको इजाज़त दी। आप इसको झूठा साबित करना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि ये कोई और सोशल मीडिया था जो ये बातें फैला रहा था? ये माल नहीं बिकेगा। आप एक्सपोज हो गए हैं जो दोस्त ये काम कर रहे थे। अफसोस की बात है कि बहुत देर से समझ आई। और रऊफ साहब, क्या रऊफ साहब वो बयान भूल गए हैं जो उन्होंने पिछले हफ्ते एक जज के बारे में दिया? कल मुझे डर है रऊफ साहब ये ना कह दें कि वो बयान उन्होंने सिरे से दिया ही नहीं था, ये भी किसी खुफिया सोशल मीडिया ने उनके बिहाफ पे चला दिया था। और ये कहना कि जनाब हम मालियों से बात नहीं करेंगे, हम मालकों से बात करेंगे, तो दहशतगर्दी किस चीज का नाम है? दहशतगर्दी रियल पावर्स को, दहशतगर्दी लफ्जों के चुनाव का नाम होता है। और आप कौन से लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गैर जमहूरी हैं? बदलेंगे वो खुद को? नहीं, कभी नहीं बदलेंगे। बदल लिया उन्होंने, आज हमें इस्तेमाल कर लिया, आज फिर हम उनके हाथों इस्तेमाल हो गए। उन्होंने हमारे बदलना चाह रहा है, मैं बता रहा हूँ, हौसला भी करें। आज उन्होंने फिर हमें इस्तेमाल कर लिया कि वो बदलने की नारा दे रहे हैं और हम उस नारे को मानने के करीब करीब हैं कि भाई बहुत अच्छे होने वाले हैं, ये जो कुछ मादी में हुआ अब वो बदलने लगे हैं। तो यही तो वो चाहते हैं, यही तो वो चाह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके से मुक्कर जाएं, कह दें हमने कहा ही नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं थी। लेकिन ये डिजिटल दहशतगर्दी थी, है और ये जारी है। ताज़ा तरीन बयान जो है वो अलवी साहब का है। मैं अलवी साहब को चैलेंज करता हूं कि जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं एक को भी साबित कर दें, आके नाम लें, कौन पैगाम लेके आया, किसने पैगाम दिया, पैगाम की नोयत क्या थी, पैगाम कब पहुंचा और कैसे पहुंचा। लेकिन आपने एक अच्छा सवाल उठाया, जिम्मेदारी नहीं कहने से क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? ये अपनी जगह बात खड़ी रहेगी। मुशर्रफ साहब, सोशल मीडिया, रैशनल सोशल मीडिया मैकेनिज्म जो पीटीआई की बाहर क़यादत है वो ये समझ रही है बनाना जरूरी है, मामला हाथ से निकल रहे हैं। अगर मामला इतना ही सादा है कि सिर्फ आपको डिसोन करना है, तो जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान खान साहब और दुनिया जहान को इंटरव्यू देने वाले इमरान खान साहब 2 जुमलों में ये मुतनाज़े गुफ्तगू और व्लॉग्स या ट्वीट्स करने वालों को रिजेक्ट, रद्द और ला ताल्लुक नहीं कर सकते? पाकिस्तान जो है वो किसी और तकनीकी मामले में तो दुनिया के बड़े ममालिक में सबसे पीछे है, लेकिन एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और सियासी बयानिए में से एक नई जो है वो टनल खोद के और ज़्यादा पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को दफन करने की जो रिवायत है उसमें माशाल्लाह पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस पे मैं अब हमारी अशराफिया को खराज तहसीन भी पेश करूँगा और जितने भी तमगे दिए जा सकते हैं वो मिलने चाहिए इस अशराफिया को। मुझे जो हैरत हो रही है इस पूरी डिस्कशन में वो ये कि देखिए पीटीआई तो वही है जो पीटीआई थी। जब 14 अगस्त 2014 को पीटीआई इस्लामाबाद आके उसने मुहासरा किया और यरगमाल बना दिया रियासत को भी और मुल्क को भी और पार्लियामान को भी और पूरे मीडिया को और पूरे नेशनल डिस्कोर्स को, तो उस वक्त जो उनको उकसा रहे थे, जो उनको पाल पोस रहे थे, जो उनको बयानिए पेश कर रहे थे, जो उनको कह रहे थे कि वज़ीर आज़म के बारे में ये कहना है, वज़ीर आज़म की इंटरेस्ट के बारे में ये कहना है, इनकी काबीना के बारे में ये कहना है, पार्लियामान में जो लोग बैठे हुए उनके बारे में ये कहना है, 18वीं तरमीम जो लोगों ने तख्लीक दी, जिन्होंने उस पर काम किया उनके बारे में ये कहना है। तो जो उस वक्त पाल पोस रहे थे उन्हीं कैरेक्टर्स को, उन्हीं इनफराद को जिनका अब जो है, जिनको हम डिजिटल दहशतगर्दी के नाम लेकर और तख्लीक की एक नई चीज़ ईजाद कर कर हम जो है जो बैरून मुल्क इस वक्त के लिए कुछ अरसे के लिए छुप कर बैठे हुए हैं, लेकिन जिनका सबको पता है कि वो जो 4-5 बड़े नाम हैं वो 4-5 के 5 जो है वो वापस पाकिस्तान आएंगे और बड़े बड़े ओहदे संभालेंगे और उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे
जितने भी उनको जो है मुआवजे या जो उनके जुड़े हुए थे उनके मामलात रियासत के साथ, वो डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल जितनी भी इन्फ्लेशन हुई है उससे इंशाल्लाह बढ़ के ही उनको वापस जो है लगे हाथों उनको जो है गले लगाया जाएगा, क्योंकि वो उसी कोक से निकले हैं जिस कोक को इस वक्त जो है ये एहसास हो रहा है कि ये गलत हुआ। तो मेरा ख्याल है कि जो ज़्यादा बड़ी डिबेट है वो ये नहीं है कि ये जो भटके हुए पाकिस्तानी बहन भाई जिन्होंने सियासत में कोई आगे पीछे कदगन अपने ऊपर ना रखी, ना कोई लिमिट जो है रखी और हर लिमिट को क्रॉस करते गए, वो तो बहुत ही वाज़ेह है और उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। असल जो डिबेट है वो ये कि ये ऐसे कैसे बन गए, ये ऐसा कैसे हुआ, वो कौन लोग थे कलामी की माजरत, ये तो बन चुके हैं। अब जो आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया ये वही हैं जो ये थी, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 10 साल पहले थी वही आज है। तो आपकी गुफ्तगू मुझे ये कहती है कि इमरान खान सोशल मीडिया पॉलिसी नहीं बनाएंगे, मैं सही समझी? नहीं, वो बना लें और कोशिश कर लें, लेकिन आप जो समझना चाह रही हैं और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें अभी भी थोड़ा तजाद है, तो मैं मुख्तसर अल्फाज में बयान करने की कोशिश कर देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आखिरी लम्हा जो वारदात का है उस वक्त लम्हे वारदात पे कौन मौजूद है। असल जो सवाल है वो ये कि उस वारदात के फाइनेंसियर्स, प्लानर्स और कंसीवर्स कौन थे, ये पीछे कौन सी कुव्वतें थी इनके। और ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि वो आज किन ममालिक में बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के सारे दुश्मन जब भी उनको मौका मिलता है, जिस जरिए से मौका मिलता है, वो हमारे अंदर जहर घोलते हैं। इसको ये भी मुझे कोई रिमाइंड ना कराए, मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि जो इस मुल्क में बैठे हुए जो इतनी ज्यादा जो है मनसूबाबंदी के तहत सिविलियन हुक्काम को बर्बाद करने में जो इतनी मेहनत की गई और पीटीआई के ये पूरा जो सोशल मीडिया का हवा है इसको खड़ा करने में जो लोग और जो इदारे जो सहूलतकार इन्वॉल्व थे, उनके बारे में मुनासिब इक़दामात कब लिए जाएंगे पाकिस्तान? अच्छा सवाल है, यहीं से गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। शहजाद साहब, आपके लिए 2 सवाल है मेरे पास। एक तो ये कि क्या अगर ये मॉनिटरिंग शुरू करते हैं अपने सोशल मीडिया पे तो मुस्तकबिल करीब में मामलात हल की तरफ जा सकते हैं? दूसरा, जहां मुशर्रफ साहब ने गुफ्तगू छोड़ी वही हैं जो थे 10-12 साल पहले भी, तो कोई सीख भी होती है और अगर कुछ ट्रेंड किया जाए तो रोग एलिमेंट से निमटने की स्ट्रेटेजी भी होती है, निमटा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? हाँ, इसमें कुछ तो हकायक हैं, कुछ अजम्पशंस हैं, तो मैं अजम्पशंस को तो छोड़ देता हूँ। ठीक है, हकायक की तरफ जो आपका सवाल भी है जो लीड कर रहा है जिस तरफ के, क्या पीटीआई ने मामले की नज़ाकत को समझने में देर कर दी। देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया दुनिया नई दुनिया का एक टूल है, एक एवेन्यू है, एक मीडियम है। इसको तो अब आप इससे तो छुप नहीं सकते, ये तो अपनी जगह पे मौजूद है। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये फैसला करता है कि आया उसको कौन किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इसको दुश्मन भी इस्तेमाल करते हैं, इसको दोस्त भी इस्तेमाल करते हैं और इसको आपसे मोहब्बत करने वाले भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो तो उसी तरीके से होता रहेगा जिस तरीके से होता रहा है। बड़ी बात क्या है आपके सवाल के अंदर कि जो आपने 2-3 चीज़ों को मिलाने की कोशिश की। आपने कहा डिजिटल टेररिज्म की जिक्र किया, सोशल मीडिया, और फिर बानी पीटीआई का जेल में किसी ना किसी तरीके से उसको रखे जाना मकसूद है, इसको इस्तेमाल करते हुए। ये आपके सवाल का क्रक्स है और बिल्कुल मेरे हिसाब से पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके हिसाब से ये ठीक सवाल बनता है। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर बानी पीटीआई को जेल में रखने के लिए मुख्तलिफ तरह की और मुख्तलिफ तरीकों से उसकी ज़रूरत है तो वो तो कुछ भी किया जा सकता है, डिजिटल टेररिज्म इंक्लूडेड। तो मेरा ख्याल है कि बानी पीटीआई या पीटीआई वाले भी ये समझते हैं कि अगले कुछ अरसे में, यानी 2-3 साल हो सकते हैं, उससे भी शायद कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ उनको कहीं से कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है, कोई रास्ता निकलने का कहीं इस पोजीशन में नहीं है। इनको पावर शेयरिंग में कोई जगह नहीं मिलेगी, इनको किसी तरीके से वो रिलीफ नहीं मिल पाएगा जिसको कि हम बुनियादी तौर पर कुछ लोग खौफजदा हैं कि अगर ये आगे वापस तो क्या होगा। तो इसलिए इससे हटके ये तो नहीं होने वाला। अब उस टूल को इस्तेमाल करते हुए, अब एक बानी पीटीआई तो जेल में बैठा है, जेल से बाहर होता तो जलसे कर रहा होता या सड़कों पे होता। अब वो जलसे और सड़कों से तो हम बच गए, लेकिन सोशल मीडिया से बचने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया वाले उसके वॉलंटियर्स हैं या उसके साथी हैं या उससे मोहब्बत करने वाले हैं, वो जो भी हैं वो उसको इस्तेमाल धड़ाधड़ किए जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान का नुकसान भी होता है।
पाकिस्तान की अफवाज को भी निशाना बनाया जाता है। इसलिए वो कंसर्न जो पाकिस्तान में आज मौजूद है बिल्कुल किसी हद तक जायज़ है। उसका तरीका क्या है, उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं जो कि कम से कम पाकिस्तान की हद तक और फिर पाकिस्तान के इंटरनेशनल जो इन कंपनीज के साथ जो तल्लुकात हैं उसको डिटर्मिन करे कि अगर इनके ऊपर कोई कदगन लगानी है तो उस कदगन को किस पैराए के तहत हम काबिल ताज़ीर समझ सकते हैं। अगर वो डेफामेशन लॉ को मजबूत करने की बात है, अगर मुकदमात को अदालतों में ले जाने की बात है, अगर इंटरनेशनल अदालतों में या जहां जहां पे ये लोग बैठ के इस किस्म का काम कर रहे हैं उनको रोकने की बात है। बाकी देखिए, दुश्मन तो दुश्मन होता है, उसने तो आपको जख्म पहुंचानी है, उसने नुकसान पहुंचाना है, और वो कहीं पे भी दुनिया में बैठ के ये काम कर सकता है। अब ये कहना कि चंद लोग हैं, 5 हैं, 7 हैं, 12 है, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन जितने भी हैं उनको अगर हम किसी तरीके से काबिल ताज़ीर करना चाहते हैं तो जब वो अगर किसी कानून का, पहले तो कानून साजी कीजिए। कानून साजी के लिए आपको सबसे पहले असेंबली को पूरा करना पड़ेगा, असेंबली के लिए 2/3 मेजॉरिटी लानी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें अपनी स्टेप्स हैं बिफोर वी कैन बिगिन टू कमेंट कि अच्छा पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी निज़ाम कितना इसके बारे में सेंसिटिव है। तो मेरा ख्याल है कि इसको अगर अपने पैराए पे रख के देखा जाए तो हम इसके बारे में वावेला तो कर सकते हैं, बैन तो कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बैन करना इस वक्त शायद मुश्किल हो जाए। अलबत्ता आप उसको काबिल ताज़ीर कर सकते हैं, उसके लिए कवानीन बनाइए और एक तरीका बनाइए, रूल्स ऑफ द गेम तय कीजिए ताकि फिर आप उसको काबिल ताज़ीर बना सकें। दुरुस्त, मैं लेती हूँ, मैं पहले ज़ैगम साहब को ले लूँ। ज़ैगम साहब, एक तरफ रऊफ हसन साहब का बयान रखा है, दूसरी तरफ शिबली फराज साहब का स्टेटमेंट है कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम हरावल दस्ता है। अब एक तो बात इफ्तिखार साहब ने कर दी, क्या कहा जाए कि एक और नया बयानिया और कहानी है, या जिस तरह की हदें 2 साल में उबूर की गई सोशल मीडिया के ऊपर लेकर, और फिर जिस तरह डिजिटल टेररिज्म भी एक टर्म क्वाइन होकर सामने आया, पीटीआई के लिए वापसी मुमकिन है कि थोड़ा टोन डाउन होकर, नर्म होकर आप गुफ्तगू के मामले तक पहुंच पाए? वो कहते हैं कि जिसके पास हथौड़ा होता है उसको हर चीज कील नजर आती है। पीटीआई के पास सोशल मीडिया का हथौड़ा है और जो चीज सामने नजर आती है उसको दे के हथौड़ा मारते हैं, चाहे वो मच्छर हो चाहे वो हाथी हो। ये डिजिटल दहशतगर्दी तो नहीं है, मुझे तो ये डिजिटल हमाकत नजर आ रही है कि वो अपनी एक स्ट्रेंथ को इस तरह से यूज कर रहे हैं जिससे उनके अपने रास्ते बंद हो रहे हैं, अपने रास्ते मजदूद हो रहे हैं। इमरान खान की जो बहुत बड़ा एक कमाल है वो है नैरेटिव बिल्ड करना। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं इस वक्त जितने दुनिया में सियासतदान हैं उसमें जो चंद टॉप के नैरेटोलॉजिस्ट हैं, नैरेटिव बिल्डर हैं, वो उनमें से एक हैं। और सिर्फ उनका कमाल नहीं है, इसमें उनके मुखालिफों का भी कमाल है। जो जितनी नैरेटिव की जहालत हो सकती है वो उनके सियासी मुखालिफिन में मौजूद है। जो दाना वो डालते हैं वो सारे का सारा दाना ये लोग चुगते हैं। 2014 से आज तक इमरान खान के पीटीआई के नैरेटिव की खेल ये सब लोग खेल रहे हैं। आज तक ये नहीं सीखे कि नैरेटिव को काउंटर कैसे करना है, अपने नैरेटिव कैसे बनाने हैं। सिर्फ इनके पास यही तरीका समझ आता है कि आप पीका के कानून बना दो, अब इसको दहशतगर्दी कह दो। दहशतगर्दी की तो अपनी डेफिनेशन होती है, जितना बड़ा भी ये क्राइम हो कम से कम ये दहशतगर्दी तो नहीं है ना, आप कुछ और नाम दे इसके। मुझे जो महसूस होता है जो पीटीआई की बुनियादी गलती है वो ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट और फौज में तमीज करने को तैयार नहीं है। फौज के इदारे के बगैर मुल्क रह ही नहीं सकता, आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। वो मुल्क की सिर्फ सलामती की अलामत नहीं होता, वो मुल्क की इज्जत का, हमीयत का, आजादी का एक निशान भी होता है, वो बहुत बड़ा सिंबल होता है। उस सिंबल को आप हर्ट नहीं कर सकते। आप एस्टेब्लिशमेंट की जंग लड़ते हुए फौज के साथ नहीं लड़ते। यही काम, इस हमाकत को समझकर वो बैक फुट पे जाएंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे या हमाकत जारी रहेगी? यही उनकी ताकत है, हमाकत ही। मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है जो वो कह रहे हैं वो काम करें, कुछ हदूद मुतय्यन करें। दुरुस्त हो गया। वो ये देखें कि कम अज कम जो उनके अपने अकाउंट्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं वो तो कर रहे हैं, वो कह सकते हैं कि जी हमें कंट्रोल नहीं है। अगरचे फॉलोअर्स भी इनके नैरेटिव को फॉलो कर रहे हैं। देखिए अहम बात ये है कि लार्जर जो नैरेटिव है वो बास की तरफ से आ रहा है, उसके बाद इनको आजादी है उस नैरेटिव को फॉलो करते हुए जो कुछ कहें। ठीक है, लेकिन इनके अपने अकाउंट्स पे क्या हो रहा है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसके अकाउंट्स पे क्या हो रहा है? पाकिस्तान के एक बड़े लीडर हैं, वो कैद में सही
लेकिन वो साबिक वजीर आजम है, उनके ऑफिशियल अकाउंट से क्या हो रहा है और वहीं से ये कैसे पॉसिबल है? किस तरह हो सकता है कि सबसे बड़ी जमात और इतना बड़ा लीडर और उसके अकाउंट से ये चीजें आ रही है? अगर ये रिव्यू नहीं करेंगे तो ये बहुत नुकसान अपने आप को पहुंचा चुके हैं, सियासत को पहुंचा चुके हैं। दे मस्ट स्टेप बैक और इस जंग को किसी हदूद के अंदर लड़े, हदूद के अंदर। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब। इफ्तिखार साहब मुख्तसर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक नया नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं कि जो हुआ और मादी में उससे हमारा कोई तल्लक नहीं, ये एक नया नैरेटिव होगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी मुशर्रफ साहब। अच्छा, मेरे ख्याल है ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और मुझे नहीं पता कितना वक्त जो है वो इसको आप दे सकती हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि इस पे ज़रा ज़्यादा मेरा ख्याल है डिस्कशन होनी चाहिए कि क्या ये मुमकिन है, क्योंकि ये एक आम डिसएग्रीमेंट नहीं है। पीटीआई बतौर पार्टी और ये ख़ास तौर पे इसकी जो सोशल मीडिया की जो कैपेबिलिटी, जो सलाहियत है, इसको बहुत ज़्यादा जो है मंसूबाबंदी के तहत और बहुत निगहदाश्त, बहुत प्यार से, बहुत लगन से इसको तश्कील दिया गया। जिन लोगों ने इसको तश्कील दिया उन्होंने ही फिर उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि जो इस वक्त वहशत और सेंस ऑफ बिट्रेयल और डिसअपॉइंटमेंट है, वो ये नहीं है कि ये पार्टी गलत पॉलिसियां कर रही है या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो गलत फैसले कर रहा है। ये तो एक दो बराबर कुव्वतें अगर हों या दो कंपेटिटर्स हों तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन जहां इंतहाई मोहब्बत और इश्क का एक रिश्ता हो और वहां पे उसमें ऐसी दरार आए कि वो इतनी हद तक मुशर्रफ साहब आप ठीक कह रहे हैं, दिल टूटे हैं तो देखना है ये इशू वाकई अजीब बात भी आने वाले दिनों में होती रहेगी। लेकिन अभी ब्रेक लेना है, वक्त कम है और एक और मामले पर भी गुफ्तगू करनी है। लेकिन बात आपकी भी ठीक और जायज़ है। मजीद इस मामले पर गुफ्तगू आने वाले दिनों में जारी रखेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी कहलाने वाली पाक चीन दोस्ती किसी भी तरह की तशरीह की मोहताज नहीं, मगर इस मर्तबा वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे चीन को खास अहमियत हासिल है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान अपने माशी मसाइल के बायस मुश्किलात का शिकार है। बजट पेश होने जा रहा है, IMF से प्रोग्राम की बातचीत चल रही है। ऐसे में चीन से आने वाली खबरों को परखना भी जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे चीन में मुख्तलिफ शोबों में 32 MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। तवानाई, ऑटोमोबाइल, IT, अद्विया साजी और दीगर शोबों में ताउन होगा। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। चीन 2 लाख पाकिस्तानियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरबियत देगा। वजीर आजम ने हुआवे हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। उन्होंने हुआवे को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। हुआवे पाकिस्तान में सेफ सिटीज़ के क़याम, ई-गवर्नेंस और मईशत की डिजिटाइजेशन में भी भरपूर ताउन फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने हुआवे को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, बिलखुसूस ऐसे शहर जिनमें CPEC मनसूबों पर काम जारी है, उनमें तरजीही बुनियादों पर सेफ सिटी मनसूबे कायम करने की दावत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक वो चीन कर्ज लेने नहीं बल्कि कारोबार और तरक्की लेने आए हैं। वज़ीर आज़म ने यह बात करके पाकिस्तानियों की सोच की अक्कासी ही की है, क्योंकि खारिजा उमूर की ज़्यादा बारीकियों को भी ना समझने वाला एक पाकिस्तानी भी ये यकीन रखता है कि मुख्तलिफ तरह के मफादात पर मबनी आज के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ये चीन ही है जो पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल में खड़ा होता है। ऐसे में शहबाज शरीफ की तरफ से कर्ज नहीं बल्कि कारोबार लेने वाली बात करके क्या आम पाकिस्तानी ये उम्मीद बांध सकता है कि चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान माशी मसाइल से ही नहीं निकलेगा बल्कि तरक्की की राह पर भी गामजन हो जाएगा? ये दौरा, इससे तवक्कुआत, इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे इस तरह से। कर्ज नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आए हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के माशी मसाइल, चीन के साथ सरमायाकारी और ताउन के मुआहदे, क्या मुस्बत उम्मीदें रखी जा सकती हैं? ज़ैगम साहब। मुस्बत उम्मीदें तो रखनी चाहिए और ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा और बहुत अच्छा कहा और अल्लाह करे वो इस पे अमल दरामद भी करें। अगरचे कम से कम चीन के कर्ज तो हमें रीशेड्यूल कराने पड़ेंगे और रीशेड्यूल कराने के लिए भी कुछ कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन जो असल जो उम्मीद है जो CPEC की, जब CPEC लाया गया था वो CPEC के दूसरे पार्ट में थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनेगा, उसके लिए तो उधार लेना था। लेकिन दूसरे पार्ट में ये उम्मीद थी कि चाइना की जो सनसेट इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज जो इस वक्त चीन को अपने घर में वारा नहीं खाती क्योंकि चीन आगे निकल गया है,
वो पाकिस्तान में ट्रांसफर की जाएंगी, उसको चीन बाहर ट्रांसफर करना चाहता था। अब इस दौरान में पाकिस्तान में ऐसे हालात हुए कि चीन की बहुत सी सनसेट इंडस्ट्री दूसरे मुल्कों में चली गई है, लेकिन जो बची है उसको लाने की कोशिश करनी है। हमें वो सरमायाकारी चाहिए जो हमें डॉलर में आमदनी दे, जो हमारे डॉलर बचाए और डॉलर लेकर आए। ना हमें वो उधार चाहिए जो हम अदा ना कर सकें, अब उधार अदा करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी। ना हमें वो इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसको रुपए में कन्वर्ट करके हमें डॉलर में वापस देना पड़े। तो इस वक्त जितने आपने नाम ली, जो गुफ्तगू हुई है, उसमें बड़ी तादाद ऐसी इंडस्ट्री की नजर आ रही है जो या तो आपका जो पाकिस्तान में जो इंपोर्ट है उसको रिप्लेस करती है, यानी डॉलर को बचाती है, या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ये हमारा फोकस होना चाहिए, पूरा फोकस इस पर होना चाहिए कि इस वक्त हम डॉलर कमाएं, इसके बगैर आगे जाने का रास्ता नहीं है। दुरुस्त हो गया। मुशर्रफ साहब, सीपैक नए दौर में दाखिल हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहे हैं 10 साल पीछे चले जाएं तब सीपैक का आगाज था, वजीर आजम नवाज शरीफ थे, उस मंसूबे को लेकर भी पाकिस्तान में बहुत सी उम्मीदें बांधी गई थी। क्या आपकी बार वाकई सीपैक नए दौर में दाखिल हो रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, उनका किसी एक हुकूमत या एक दौर से मवाजना नहीं बनता। ये एक मुस्तकिल और बहुत ही करामद और अहम पाकिस्तान की एक दोस्ती है, और इसके लिए जो मेहनत पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी हुक्मरानों को और अशराफिया को करनी चाहिए थी, वो पाकिस्तान ने कभी वो किसी और रिलेशनशिप पे भी नहीं की, लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान ने वो होमवर्क और वो मेहनत नहीं की जो दरकार थी इस रिलेशनशिप में। मैं आपको छोटा सा इसकी अक्कासी अगर दूं तो पिछले 5-6 हुकूमतें ले लें, कोई एक काबीना में ऐसी शख्सियत आपको, या स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, या एडवाइज़र, या रोविंग एम्बेसडर एट लार्ज, कोई एक ऐसी शख्सियत आपको नहीं मिलेगी जो चीनी ज़बान बोलते हों, पूरी की पूरी। और ये काबीना छोटी नहीं, 60-60, 70-70 लोगों पर मुश्तमिल, 5 साल के अंदर 2-2, 3-3 काबीनाएं आप पिछले 15 साल 20 साल में देख लें, एक आपको चीनी ज़बान बोलने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा चले, चीनी ज़बान तो अलग हो गया, पूरी हुकूमत पाकिस्तान में आप 20वें ग्रेड से ऊपर अगर आप देखें तो फॉरेन ऑफिस में एक गिनती के कुछ लोग हैं जो चीनी ज़बान बोल सकते हैं, लेकिन चीन के हिस्टोरियन, चीन की मईशत पर एक्सपर्टीज़, चीन की जो स्पेशल जोन्स हैं उन पर एक्सपर्टीज़, हुकूमत के अंदर की बात हो रही है, हुकूमत के अंदर आपको नहीं मिलती। हुकूमत के बाहर अगर आप बात करें तो निजी इदारों में आपको ज़रूर कुछ मिल जाया करते हैं, लेकिन बेशतर आपको सरकारी इदारों में, चाहे वो हुकूमत के अंदर हो या दीगर यूनिवर्सिटीज़ में, थिंक टैंक्स में, आपको चीनी एक्सपर्ट्स जो है वो, और ये मैं आज की नहीं 10-15 साल आप बल्कि पीछे मुशर्रफ के दौर तक चले जाए। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि चीन जो है वो एक इंतहाई मुख्तलिफ मुल्क है, उसकी सकाफत हमसे बहुत मुख्तलिफ है, उसकी पूरी की पूरी जो वैल्यूज़ हैं वो हमसे मुख्तलिफ हैं। वो मेहनत में बिलीव करते हैं और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कि उनकी हुकूमत के अंदर और हुकूमत के बाहर पाकिस्तान को समझने वाले उनके पास लोग हों। जब आप एक इतनी अहम रिलेशनशिप ब्लाइंडली जो है वो आप जो है मैनेज कर रहे हो, जहां बुनियादी चीज़ें आपको अपने पार्टनर के बारे में ना पता हो, तो आप एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे आप ये दौरे करते जाएंगे और वही दोहराते जाएंगे। बाय द वे, जो शहबाज शरीफ इस वक्त कह रहे हैं वो नवाज शरीफ 2015 में कह रहे थे, वो शाहिद खाकान अब्बासी 2017 में कह रहे थे, वो इमरान खान 2018, 19, 20, 21, 22 में कह रहे थे, वो शहबाज शरीफ 2022, 2023 में कह रहे थे। तो कोई इसमें नई चीज नहीं है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक पे जाते हैं तो शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब का नुक्ता नजर आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, जैसे जहां बात रुकी ब्रेक से पहले इमरान खान चीनी मॉडल की बात कर रहे थे, अब शहबाज शरीफ साहब चीनी तजर्बे से सीखने की बात कर रहे हैं। क्या हम सीखने को तैयार हैं? साबका और मौजूदा हुक्मरानों को मालूम है चीन का सियासी माशी निज़ाम क्या है, उम्मीद कहां तक और कितनी रखी जाए? देखिए, मुस्बत उम्मीदें और नेक ख्वाहिशात तो बड़े ज़रूर होनी चाहिए और हर वक्त होनी चाहिए, तो इसलिए जब भी इसका इजहार किया जाए इसको वेलकम ही किया जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम उम्मीद तो अच्छी है ना। लेकिन मसला यूँ है कि इसका जो ताल्लुक है उसका ज़मीनी हक़ाइक़ से ज़्यादा ताल्लुक होता है, और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हमने, चीन ने सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में को 62 अरब डॉलर का हमारे साथ
एक अंडरस्टैंडिंग है कि इतना खर्च चीन करेगा पाकिस्तान के साथ मिलके सीपेक के मामले में। अभी तक हम उसमें से सिर्फ 28 अरब डॉलर इस्तेमाल कर चुके। तो ये सिर्फ देने वाले की बात नहीं है, प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले का काम नहीं है। प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी और उसको एनेबल करना, जमीन पे बुनियाद बना के उसको खड़ा करना, ये जो रिसीविंग नेशन है, जो हम लोग हैं, हमारा काम था, हम वो काम नहीं कर पाए। एक चीज उसमें ले लीजिए, हमारा काम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर बिजली, पानी और गैस, ये 3 चीजें प्रोवाइड करना। आपको ये पता है कि बिजली की जो खपत है आपके यहाँ, ये 12% सालाना कम हो रही है। यानी ज्यादा बढ़ने की बजाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगी, प्लाना होगा, आप पावर प्लांट पे ऊपर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। आपके यहाँ 50,000 मेगावाट की इस वक्त आपकी कैपेसिटी है जो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास जो डिलीवरी तरसील का निज़ाम है वो 20-22 हज़ार से ज्यादा का नहीं, उससे ज्यादा ये ओवरहीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जब आपने ये बिजली पहुंचानी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, अगर वहां पहुंचानी है तो फिर उसका कोई बंदोबस्त कर लीजिए पहले जमीन के ऊपर। वेरी ट्रू। अब वो देखिए, उन्होंने तो 62 अरब का वादा कर लिया आपसे, कहा कि हम इस हद तक करेंगे, आपने इस्तेमाल उसमें से 21 अरब के सिर्फ और सिर्फ बिजली के प्लांट हैं, जो जगम साहब कह रहे थे ना कि वो जो पुराने फरसुदा प्लांट थे वो यहाँ पे लाके लगा दिए। वो 21 अरब के वो प्लांट हैं जो आपके बिजली पैदा कर रहे हैं, 50,000 उसके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट आप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप भी तो कुछ काम कीजिए ना, सिर्फ मुस्बत ख्वाहिशात और नेक उम्मीदें रखने से तो कुछ मामला नहीं बनेगा। हमारे अपने फेलियर्स अपने हैं, हमें कैपेसिटी इस्तेमाल करने की नहीं करते, हम जो काम डिटेल में करना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते, इसलिए हम सफर करते रहते हैं और सिर्फ नेक ख्वाहिशात का इजहार करते रहते हैं। इफ्तिखार साहब, नेक ख्वाहिशात तो रखनी भी चाहिए और उम्मीदें भी रखनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने कहा हम कर्ज नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आए। क्या उसको यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखते हैं? जो कुछ मिलेगा या हम इंश्योर करेंगे कि जो आप देंगे वो हम इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट ला के देंगे? सीपैक असल में दो मरलों पे मुश्तमिल था, 2 हिस्से थे इसके। पहला मरला जो था वो तवानाई और मवासलाती निज़ाम को बेहतर करना था, यहाँ से फाइबर ऑप्टिक बिछानी थी। फिर था सनतें और टेक्नोलॉजी पे काम करना था। एक हुकूमत ऐसी आई कि उसने सीपैक के जो मंसूबे थे उन पे शक का इजहार करना शुरू कर दिया। नतीजा हुआ कि ये काम मुतासर हुआ। अब जो ये बात हो रही है, इसमें 9 शानदार इकनॉमिक जोन की मौजूदगी का जो तज़किरा असर 9 हुआ है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है और हम इसको कह सकते हैं कि ये सीपैक फ़ेज़ 2 का आगाज़ है। अब मसला ये है कि जब तक वो सड़क मुकम्मल नहीं होती, आपको चाइना से सुस्त तक आना है माल को लेके, फिर सुस्त से आपको लेके आना है हवेलियाँ तक। ये सड़क जब मुकम्मल होगी तो एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये है, इसके साथ ही इकनॉमिक जोन बनेंगे, जिसका अब उम्मीद की जा सकती है कि बनेंगे। हमें नौकरियाँ चाहिए, हमें ऐसी सनतें चाहिए यहाँ पे हमें नौकरी मिल सके। और एक दोस्त ने कहा कि हमें डॉलर कमाने हैं, तो डॉलर हम तब कमा सकते हैं जब हम सनतें लगा लें। और ये जो बिजली ज़्यादा तब लगेंगे जब हमारे पास तवानाई के इतने मंसूबे होंगे, हमारा सिस्टम तवानाई पहुंचाएगा। नहीं वो है, वो तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम पे कर रहे हैं। हाँ। ये जो पैसे दिए जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं? अब ये वक्त आ गया है कि हम उसको यूटिलाइज़ करें, नौकरियाँ जनरेट करें, सनतें लगाएं और इसको ऑपरेटिव करें। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम सारी उम्र उधार पे या भीख पे या मदद पे तो नहीं चल सकते ना, बराबर की सतह पे काम करना चाहिए। हमारी मैन पावर उन्हें ज़रूरत है क्योंकि ये सस्ती मैन पावर है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं सीपैक की, एक बात याद रखें, सीपैक की नाकामी सारों की नाकामी होगी, किसी ए गवर्नमेंट, बी गवर्नमेंट, सी गवर्नमेंट या डी गवर्नमेंट की नाकामी नहीं होगी। चाबहार पे ले जाएंगे लोग, और लोगों के पास रास्ते खुले हैं। दुनिया सिर्फ आप तक ही महदूद तो नहीं है ना। अगर आपके अपने मसाइल तय नहीं हो रहे, आपके अंदर ही खेल कुछ और चल रहा हो, तो उसका ठेका दूसरे मुल्कों ने तो नहीं ले रखा। दुरुस्त हो गया जी। बात तो अच्छी है, तवक्को और उम्मीद भी रखनी चाहिए, अपने घर को भी देखना चाहिए कि आप जो कारोबार, कर्ज और तरक्की चाह रहे हैं, क्या खुद उसके लिए अपने आप को इक्विप भी कर रहे हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।